हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस वीडियो में दिसंबर 2022 में एंड जून 2020 में जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था उसको करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है आपकी MHD2 की, तो इसे मिस ना करें। देखिए, इसमें क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की स्त्री दृष्टि पर प्रकाश डालिए। तो हम सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे इसके बारे में कि मैथिली शरण गुप्त जी जो थे आपके आधुनिक हिंदी साहित्य के, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि तथा राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। कौन से थे? एक तो प्रमुख कवि भी थे और राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, मानवतावादी और भारतीय संस्कृति का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। किस किस का उनकी रचनाओं में हमें राष्ट्रीय चेतना, मानवतावादी और भारतीय संस्कृति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारतीय नारी के जीवन, उसकी पीड़ा, त्याग, संघर्ष और गौरव का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया है। उनकी स्त्री दृष्टि आदर्शवाद होते हुए भी मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है। उन्होंने नारी को केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं माना, बल्कि उसे समाज और संस्कृति की आधारशिला के रूप में भी देखा है। यहाँ पे क्या बताया गया है इन्होंने कि भारत जो मैथिली शरण गुप्त जी थे वो तो आधुनिक हिंदी साहित्य के तो प्रमुख कवि थे, राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके में मेनली राष्ट्रीय चेतना, मानवतावाद, इन सब का समन्वय हमें देखने को मिलता है। और उन्होंने थर्ड पॉइंट क्या बताया कि गुप्त जी ने नारी जीवन के बारे में लिखा है, उसकी पीड़ा, उनका त्याग, संघर्ष, नारी को कितनी परेशानियां होती हैं, उनके गौरव, अत्यंत संवेदनशील तरीके से उन्होंने इसको अपनी रचनाओं के थ्रू चित्रण किया है। इस तरीके से उन्होंने स्त्री जीवन को खाली गृहस्थ जीवन तक ही नहीं बताया, बल्कि उसे समाज और संस्कृति की भी आधारशिला के रूप में देखा है। अब देखेंगे हम मैथिली शरण गुप्त की स्त्री दृष्टि। इससे पहले जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इससे पहले आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने फ्लो चार्ट देखा था, इसमें हम ऐसे करके पॉट बना सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त की स्त्री दृष्टि, और यहाँ पे इस तरीके से आप लीफ के शेप में ऐसे लीफ के शेप में आप इसमें सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, और एग्जामिनर को पता होता है कि अच्छा आपको ये पॉइंट्स पता है तो आप इसे एक्सप्लेन तो कर ही देंगे। ठीक है, और इससे आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। चलिए, अब हम इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, नारी के प्रति सम्मान का भाव। मैथिली शरण गुप्त की जो स्त्री दृष्टि पर उनकी रचनाएं हैं, उसमें पहला है कि नारी के प्रति सम्मान का भाव उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। गुप्त जी नारी को पुरुष की सहचरी और जीवन की प्रेरक शक्ति मानते हैं। उनकी दृष्टि में नारी परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने नारी को सम्मान और गरिमा प्रदान करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं के थ्रू क्या प्रयास किया है कि नारी को सम्मान और गरिमा देने का प्रयास किया है। उन्होंने माना है कि नारी परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? तो नारी ही निभाती है। और पुरुष की सहचरी और जीवन की मोटिवेशन, प्रेरक शक्ति के रूप में उन्होंने इनको माना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नारी की पीड़ा और उपेक्षा का चित्रण। उपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट करना, हम किसी को नेग्लेक्ट करते हैं उसको बोला गया है उपेक्षा। ठीक है, तो नारी गुप्त जी ने भारतीय समाज में नारी की दयनीय स्थिति को भी उजागर किया है। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियों के थ्रू उन्होंने नारी की दयनीय शक्ति को उजागर किया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ठीक है, ये पंक्ति आप याद कर लेंगे तो मतलब आप क्वेश्चन को और अच्छे से लिख पाएंगे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये पंक्ति तो अपने आप में ही स्पष्ट रूप से बता रही है मतलब अपना। ठीक है, तो इन पंक्तियों में नारी के मातृत्व, करुणा, दया भावना जो होती है, उनकी ममता तथा सामाजिक उपेक्षा की, उनको समाज में किस तरीके से नेग्लेक्ट किया जाता है उसका मार्मिक चित्रण किया है। मतलब कि उसको एकदम हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ है एकदम। मतलब हम देख सकते हैं कवि ने समाज को नारी की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है कि नारी का जीवन किस तरीके से होता है। उन्होंने इस चीज़ों का अवगत कराया है कि नारी की पीड़ा और नारी को किस तरीके से उपेक्षा किया जाता है, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, उसको अनदेखा किया जाता है। ठीक है, त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति। गुप्त जी ने
देखिए स्त्री, ये तो आप अपने आप से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्त्री क्या है। स्त्री त्याग का मूर्त के रूप में स्त्री को जाना जाता है। ठीक है, स्त्री पात्र त्याग, सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति है। उनकी रचनाओं में नारी अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करके परिवार और समाज के हित को सर्वोपरि मानती है। सब चीज़ें तो हमें ही पता है कि हमारी माता बहनें सब क्या करती हैं, अपने व्यक्तिगत सुख को ध्यान में ना रखते हुए परिवार और समाज के हित को ध्यान में रखते हैं पहले। यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी नैतिक शक्ति का प्रतीक है कि वो अपनी नैतिकता को ज़्यादा सर्वोपरि मानती है। अब फोर्थ पॉइंट में है इसका उर्मिला का चरित्र। साकेत में उर्मिला का चरित्र गुप्त जी की स्त्री दृष्टि का सर्वोत्तम उदाहरण है। राम के वनवास के समय लक्ष्मण के साथ ना जा सकने वाली उर्मिला 14 वर्षों तक विरह सहती गई, मतलब दुख में सहती गई, किंतु अपने कर्तव्य और धैर्य से विचलित नहीं होती। गुप्त जी ने उर्मिला जैसे उपेक्षित पात्र को केंद्र में लाकर नारी की महानता को स्थापित किया है। देखिए उर्मिला को हम कभी भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं रामायण में कि पर उर्मिला का भी तो त्याग है कि उसने किस तरीके से 14 साल अपने लक्ष्मण जी से दूर रह के, अपने पति से दूर रह के उन्होंने किस तरीके से अपने धैर्य को दिखाया है कि इतने सालों तक वो दुख में रही। ठीक है, तो यहाँ पे गुप्त जी ने क्या किया है, उर्मिला जैसे उपेक्षित पात्र को भी उन्होंने नारी की महानता को स्थापित करते हुए उनको केंद्र में दिखाया है। ठीक है, चलिए यशोधरा का आत्मसम्मान। यशोधरा में यशोधरा के चरित्र के माध्यम से कवि ने नारी के आत्मसम्मान, धैर्य और मानसिक शक्ति का चित्रण किया है। कवि ने नारी का आत्मसम्मान, धैर्य और मानसिक शक्ति का चित्रण किया। गौतम बुद्ध के संन्यास लेने के बाद यशोधरा दुख सहती गई परंतु आत्मगौरव बनाए रखती है। इससे स्पष्ट होता है कि गुप्त जी नारी को केवल करुणा की मूर्ति नहीं बल्कि स्वाभिमानी व्यक्तित्व के रूप में भी देखते हैं। जैसे गौतम बुद्ध तो चले गए थे संन्यास लेने के, लेकिन बाद में उनकी यशोधरा जो है वो इस चीज़ का दुख ही सहती गई और अपने गौरव को बनाए रखती है। तो गुप्त जी ने इसके थ्रू क्या बताना चाहा है कि खाली स्त्री जो होती है केवल करुणा की मूर्ति ही नहीं होती बल्कि स्वाभिमानी व्यक्तित्व के रूप में भी हम उसे देखते हैं। नारी की शक्ति और धैर्य। गुप्त जी के अनुसार नारी में अपार सहन शक्ति और धैर्य होता है। ये तो हम सभी को पता है कि नारी में बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होती है और धैर्य होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह परिवार को संभालने की क्षमता रखती है। उसकी स्त्री पात्र मानसिक रूप से दृढ़ और कर्तव्यनिष्ठ दिखाई देती है कि स्त्री जो है मानसिक रूप से दृढ़ है और कर्तव्यनिष्ठ हमें दिखाई देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका भारतीय संस्कृति के संवाहक। गुप्त जी नारी को भारतीय सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों और पारिवारिक परंपराओं की संरक्षिका मानते हैं। उनकी दृष्टि में नारी ही संस्कृति की वाहक है जो आने वाली पीढ़ी को संस्कार प्रदान करती है। ये बात भी सही है कि नारी ही जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको संस्कृति, नैतिक मूल्य, हमारे संस्कार सारे नारी के द्वारा ही स्थानांतरण किया जाता है। तो नारी ही सही शब्दों में कहा जाए तो नारी ही हमारी संस्कृति की क्या है, वाहक है, कि वही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाती है। नारी जागरण की भावना। यद्यपि गुप्त जी की दृष्टि आदर्शवादी है फिर भी नारी की सामाजिक स्थिति में सुधार और उसके सम्मान के वे पक्षधर हैं। उन्होंने नारी के प्रति समाज के अन्यायपूर्ण व्यवहार की आलोचना की है तथा उसके अधिकारों और गरिमा की स्थापना का समर्थन किया है। ठीक है, कि गुप्त जी ने क्या कहा कि नारी की जो दृष्टि है आदर्शवादी तो रखते थे, गुप्त जी की दृष्टि आदर्शवादी तो थी, फिर भी वो नारी के सामाजिक, मतलब नारी इतना कुछ करती है, स्त्री कितना कुछ करती है, लेकिन फिर भी उसको समाज में एक सम्मानजनक तरीके से वैसा व्यवहार उनके साथ नहीं किया जा सकता है। उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हमें देखने को मिलता है। तो उन्होंने इसी की आलोचना करते हुए बोला है कि नारी को उसके अधिकार और गरिमा की स्थापना का उन्होंने समर्थन किया है। ठीक है, कि नारी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अब देखिए आलोचनात्मक दृष्टि। कुछ आलोचकों का मत है कि गुप्त जी की स्त्री दृष्टि पारंपरिक भारतीय आदर्शों से प्रभावित है। ठीक है, जिसमें नारी को मुख्य त्याग, सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। फिर भी उनकी रचनाएं नारी के सम्मान, आत्मगौरव और मानवीय गरिमा को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अपने समय की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए उनकी दृष्टि प्रगतिशील कही जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ आलोचकों ने बोला है कि भारतीय आदर्शों से प्रभावित है, पारंपरिक भारतीय आदर्शों से, कि उस टाइम पे मुख्य त्याग, सेवा, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती थी और उनकी रचनाएं में नारी के सम्मान, आत्मगौरव और मानवीय गरिमा को स्थापित करने में
मतलब बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। अपने समय की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए भी उनकी दृष्टि जो है एक प्रगतिशील कही जा सकती है। अब इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है आपका उपसंहार, मतलब निष्कर्ष। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की स्त्री दृष्टि संवेदनशील, सम्मानपूर्ण और मानवीय है। उन्होंने नारी के त्याग, प्रेम, धैर्य, आत्मसम्मान और शक्ति का प्रभावशाली चित्रण किया है। ठीक है, उन्होंने नारी के बारे में क्या बताया कि उसकी दृष्टि में संवेदनशील होती है, सम्मानपूर्ण होती है, मानवीय है। उन्होंने नारी के त्याग के बारे में, प्रेम के बारे में, धैर्य के बारे में, आत्मसम्मान, शक्ति का प्रभावशाली चित्रण किया। साकेत की उर्मिला, उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए उनकी जो रचनाएं हैं हम देखेंगे कि साकेत की उर्मिला, साकेत की उर्मिला और यशोधरा के माध्यम से उन्होंने भारतीय नारी के गौरवशील स्वरूप को स्थापित किया। उनकी स्त्री दृष्टि हिंदी साहित्य में नारी के सम्मान और उसके महत्व को समझने की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। इस तरीके से आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो मोस्ट रिपीटेड है। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।